तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एमआई। एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, मायोकार्डियल मतलब हार्ट के रिलेटेड, और इन्फाक्शन। इन्फाक्शन में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड जो सेल होते हैं, जिस मायोकार्डियल है मतलब हार्ट के जो सेल है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, उसकी वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा, उसकी वजह से वो जो सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो हमारे देश के टोटल 10 से 25% तक डेथ के लिए जिम्मेदार होता है। किस एज में देखने को मिलता है? मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, और यंग एज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यंग एज में भी किस किस को देखने को मिलता है? जिसको रिस्क फैक्टर होता है, किसका? आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। नैरोइंग और हार्डनिंग, ये जो ब्लड वेसल होती है वो हार्ड हो जाती है, उसकी वजह से जब हमारे ब्लड वेसल को डायलेट होना होता है तो डायलेट नहीं हो पाती, जब हमको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, उसकी वजह से हमारा ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं रहता। उस चीज़ को बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया। मोस्टली ये मेल में देखने को मिलते हैं, फीमेल से ज़्यादा, और फीमेल में भी देखने को मिलता है, पर किन में? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उनको रिस्क होता है एमआई का। अब इसके कॉजेशन क्या क्या है? मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन का मतलब क्या है, वो तो हमने समझ लिया है कि ब्लड सप्लाई कम होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसकी वजह से सेल डेथ होती है। अब उसका एक मेन रीज़न है मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल मतलब हार्ट, इस्चेमिया मतलब डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगा? कोरोनरी आर्टरी वो सब ब्लड लाएगी कि नहीं? अब देखो, डिमिनिश कोरोनरी ब्लड फ्लो मतलब कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इस्चेमिया होगा। अब अब हमारे हार्ट में आ तो रहा है ब्लड कम प्रॉपरली, पर हमारे हार्ट को ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज चालू किया तो हार्ट फटाफट से ऐसे पंप करना चालू कर देगा और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा। पर ये जो हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा, उसके लिए उसके सामने हमारा जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है मायोकार्डियल इस्चेमिया, हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट। हाइपरट्रोफी की वजह से भी हो सकता है मायोकार्डियल इस्चेमिया। अब रोल ऑफ प्लेटलेट। रोल ऑफ प्लेटलेट में क्या होता है? अगर कहीं किसी भी ब्लड वेसल, ये कोई ब्लड वेसल है, ये यहाँ से रप्चर हो गई, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये जो स्मूथ एंडोथेलियल सेल थे वो रप्चर हो गए, तो यहाँ पर प्लेटलेट जो घूम रहे वो इधर जहाँ पर भी ये रप्चर हुआ है वहाँ जाके चिपक जाएंगे, और उधर प्लेग का निर्माण करना चालू कर देंगे, उधर प्लेटलेट सारे चिपकना चालू कर देंगे, उसकी वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। समझ गए आप? देखो यही है एक्सपोज सब एंडोथेलियल कोलेजन, उसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, एग्रीगेशन और रिलीज ऑफ रिएक्शन, रिलीज रिएक्शन होती है और एम्बोलाई फॉर्म करते हैं, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर ये प्लेटलेट यहाँ पर सारे जमा हो गए और ये ब्लड क्लॉट हो गया इधर, तो उसको बोलेंगे एम्बोलिज्म। ठीक है। अब तीसरा कोज क्या है? एक्यूट प्लेग रप्चर। अब ये जो प्लेग बना है उसका भी रप्चर हो गया, मतलब यहाँ से रप्चर होके ये कहीं पर घूमने लगा। ये देखो, यहाँ से रप्चर हुआ, ये घूमने लगा आगे, ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे वेसल में जाता है, और ये जाके यहाँ पर किसी वेसल में फंस गया, तो इस यहाँ से आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो उधर भी ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुआ, आ गए हम इन्फेक्शन पे। ठीक है। अगर ये जो एम्बोलाई स्लोली फॉर्म होता है तो वो दिक्कत नहीं करता, पर बहुत फास्टली अगर ये एम्बोलिज्म हुआ तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है। ठीक है। अब आते हैं नॉन आर्थरोस्क्लेरोटिक कोज। नॉन आर्थरोस्क्लेरोटिक कोज क्या होता है कि अगर हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं हुआ, आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल और स्टिफनेस ऑफ द ब्लड वेसल, वो अगर वो नहीं हुआ, उसके अलावा भी हमें एमआई हो सकता है। कैसे? वाजोस्पाजम। वाजोस्पाजम मतलब ब्लड वेसल का स्पाजम हो गया, वो भी स्टिफ हो गई। आर्थराइटिस, कोरोनरी ओस्टियोस्टिनोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से। ठीक है। देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो वो प्लेग था, यहाँ पर आपको बताया कि वो जो प्लेग था वो रप्चर हो गया, उसकी वजह से कहीं पर भी जाके फंस सकता है, और यहाँ पर एंडोथेलियम एक्सपोज हो जाएगा। उसके लिए एक हमारे पास क्या ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम दे सकते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। पहले आधे घंटे में हमें फाइब्रिनोलाइसिस देना होता है। फाइब्रिनोलाइसिन देंगे तो उसको ब्लड फ्लो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड वेसल जो ब्लॉक हुई थी वो ब्लॉक होने से बच जाएगी, उसके लिए फाइब्रिनोलाइसिस दे सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं ट्रांसम्यूरल वर्सेस सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। अब ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या होता है?
ट्रांसम्यूरल मतलब हार्ट के जो मसल है, ये अगर हमारा पूरा हार्ट है, अगर ये हार्ट है, देखो ऐसा हार्ट है हमारा, रेडी, तो ये सारे के सारे सेल उसको बोलेंगे ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल मतलब फुल थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल इन्वॉल्व, मतलब हार्ट में जितने भी मसल और सेल है वो सब इन्वॉल्व हो गया, उसको बोलेंगे ट्रांसम्यूरल। वर्सेस सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट मेनली 95% केस में देखने को मिलता है एमआई के, समझ गए। वो क्यों होता है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग हो जाती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है? मेनली कैरोटिड आर्टरी से। कैरोटिड कोरोनरी आर्टरी हमारा ब्लड सारा लेके आती है हार्ट में। अगर उसका नैरोइंग हो गया तो हमें हार्ट को अपने प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी वजह से हमारे सारे सेल का इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा। और सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट यहाँ पूरे हार्ट का हुआ था। अब यहाँ पर खाली सब एंडोकार्डियल सेल का होता है। रिड्यूस कोरोनरी परफ्यूजन ड्यू टू कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस, समझ गए। अब मैंने आर्थरोस्क्लेरोसिस और एम्बोलिज्म का डिफरेंस आपको पहले बता दिया। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? यही इसमें ब्लड वेसल जो होती है वो स्टिफ हो जाती है। और आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ब्लड वेसल स्टिफ हो जाती है। एम्बोलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ इन्फार्क्ट, टाइप क्या क्या है इसके? मेनली टाइप क्या है? अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल रीजन मेनली कहाँ देखने को मिलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्योंकि देखो हमारे हार्ट पूरा बॉडी को जो ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल ही सप्लाई करता है। उसकी वजह से ही पूरा अयोटा के थ्रू पूरा ब्लड जाता है हमारे हार्ट में से और पूरा बॉडी में फिर वो आगे बढ़ता है। तो मेनली चांस है इन्फेक्ट होने के कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किस हिस्से में हुआ उसके हिसाब से इन्फेक्ट के भाग है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल रीजन। कैसे? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल और सरकमफ्रेंशियल। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लेटरल मतलब साइड में और सेप्टल मतलब जो हमारे दो वेंट्रिकल का सेप्टम होता है वो एट्रियम वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है उधर, और सरकमफ्रेंशियल मतलब चारों तरफ ऐसा, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब कितना वॉल इन्वॉल्व हुआ उसके हिसाब से। फुल थिकनेस हुआ या सब एंडोकार्डियल हुआ? फुल थिकनेस को हमने बोले ट्रांसम्यूरल, सब एंडोकार्डियल हुआ तो उसको बोलेंगे लेमिनार। अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फार्क्ट, अब नया फॉर्म हुआ या पुराना है, अगर नया फॉर्म हुआ तो उसको बोलेंगे न्यूली फॉर्म। कोल्ड, एक्यूट, रिसेंट, फ्रेश, कुछ भी बोल सकते हैं इन्फार्क्ट को। एक्यूट इन्फार्क्ट, रिसेंट इन्फार्क्ट, फ्रेश इन्फार्क्ट जो नया बना है। अगर वो एडवांस इन्फार्क्ट है मतलब बहुत टाइम से बन चुका है और वो एडवांस हो चुका है इसमें, तो उसको बोलेंगे ओल्ड इन्फार्क्ट, हील्ड इन्फार्क्ट और ऑर्गेनाइज इन्फार्क्ट, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ इन्फार्क्ट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्फार्क्ट हो सकता है। मोस्टली मैंने आपको बताया कि कहाँ हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ से ही पूरा ब्लड हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। कि राइट वेंट्रिकल में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो वॉल होता है वो थीन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का थिक होता है, उसकी वजह से उसमें चांस ज़्यादा है। इनफैक्ट region of infarct depend on the area of obstruction of blood supply by one or more than 3 coronary arterial trunk। इन्फैक्ट का जो रीजन है वो किस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो उसके हिसाब से हमारे हार्ट के जो है आर्टरी उसमें कहाँ किस हिसाब में किस हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके हिसाब से तीन रीजन पड़ते हैं इन्फार्क्ट के, ठीक है। क्या क्या? स्टेनोसिस ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। अब देखो लेफ्ट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की होगा, एंटीरियर मतलब एंटीरियर साइड होगा, डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट के नीचे के हिस्से में। देखो मोस्ट कॉमन है 40 से 50% केस में यही वाला दिखने को मिलता है, इस रीजन में इन्फार्क्ट होता है। इन्फार्क्ट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इंक्लूड एपेक्स एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है बीच का वो और एपेक्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पर? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी के इन्फार्क्ट में, ठीक है। स्टेनोसिस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये भी 30 से 40% केस में देखने को मिलता है। इसमें इन्फार्क्ट कहाँ होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फेक्ट करती है, ये बात आपको याद रखना है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट कोरोनरी आर्टरी,
अगर राइट कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हुआ तो उसका इन्फेक्ट कहाँ पर होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेटरल सरकमफ्रेंस कोरोनरी आर्टरी 15 से 20% केस में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है। एमआई का मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब देखने में कैसा है, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, वो सब। अब वो कैसा दिखता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हुआ, कितना एमआई डेवलप हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ग्रोसली मेनली तो वो सिंगल इन्फेक्ट होता है। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि 2-4 इन्फेक्ट एक साथ हो चुके हैं, और उसका साइज नॉर्मली 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो, पहले 6 से 10 घंटे में इन्फेक्ट कैसा होता है? जिस ये एरिया में, अगर इस एरिया में इन्फेक्ट हुआ है हार्ट के, तो ये एरिया कैसा दिखेगा? ये हम देखने वाले हैं। अब ये पहले 6 से 10 घंटे में एरिया कैसा दिखेगा? पेल और ड्रायर देन द नॉर्मल, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गया तो पेलर तो दिखने ही वाला है और ड्राई दिखेगा, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए अपने पास 2-3 टेक्निक भी है। पहले 3 से 6 घंटे अगर एमआई को हो चुके हैं, और उसको हम ट्राईफिनाइल टेट्राजोलम क्लोराइड उससे स्टेन करेंगे। ट्राईफिनाइल टेट्राजोलम क्लोराइड से हम स्टेन करेंगे, तो जो अगर जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो ब्राउन कलर से स्टेन होगा, और जहाँ पर इन्फेक्ट हुआ है वो उसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा एक हमारे पास स्टेन है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलम, उसमें क्या होगा? ब्लू कलर का स्टेन होगा और इन्फेक्ट वाला एरिया नहीं होगा। अब पहले मैंने बताया कि 6 से 10 घंटे में कैसा दिखता है पेलर और ड्रायर। अब 24 घंटे हो गए तो कैसा दिखेगा? वो एरिया में रेड पर्पल ब्लोची एरिया दिखेगा। वो इतना एरिया है वो रेड पर्पल कलर का हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन ऑफ ब्लड, वहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से रेड पर्पल कलर देखने को मिलेगा। अब उसको हो गए 48 घंटे, तो 48 घंटे में इस एरिया में एक बॉर्डर डेवलप होगी येलोइश कलर की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रोफिल इकट्ठा होना चालू हो गए, उसकी वजह से एरिया येलो देखने का चालू होगा। अब 3 से 7 दिन हो गए हैं, तो क्या होगा? हाइपरेमिक बॉर्डर, मतलब ये पूरा बॉर्डर रेड रेड हो जाएगा और सेंट्रल एरिया पूरा पेल येलो हो जाएगा। समझ गए? 3 से 7 दिन हुआ तो ये बॉर्डर लाल हो जाएगी और बीच का एरिया येलो हो जाएगा। समझ गए? और 48 से 72 घंटे में ये बॉर्डर थी वो येलो रंग की हो जाती थी। अब अगर उसको 10 दिन हो गया तो कैसा दिखेगा? ये पूरा बाहर का एरिया है वो रेडिश पर्पल दिखना चालू हो गया, वो रेडिश पर्पल देखने को मिलेगा। ये पूरा डार्क कलर का हो जाता है 3 से 7 दिन में। 10 दिन बाद अगर देखें तो ये पूरा रेडिश पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, ड्यू टू ग्रेन्यूलेशन। यहाँ पर ग्रेन्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से, मतलब ग्रेन्यूलेशन मतलब हीलिंग, एक टाइप का हीलिंग ही है वो चालू हो जाता है, उसकी वजह से ये रेडिश पर्पल कलर का देखने को मिलता है। अगर उसको एमआई को 6 वीक हो चुके हैं तो यहाँ पर ग्रे वाइट कलर का पेच देखने को मिलेगा, उसका मतलब है हमारा हीलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने क्या देखा मॉर्फोलॉजी में, कैसा दिखता है? पहले 3 से 10 घंटे में वो कैसा पेल हो जाता है और ड्राई हो जाता है। 24 घंटे में क्या होता है? रेड पर्पल कलर का वो एरिया देखने को मिलता है। 48 घंटे में क्या होता है? येलोइश बॉर्डर डेवलप होती है। 3 से 7 दिन में क्या होता है? वो बॉर्डर होता है वो लाल और बीच का एरिया येलो हो जाता है। और 10 दिन में क्या होता है? वो बाहर का जो बॉर्डर है वो रेडिश पर्पल कलर का हो जाता है, और 6 वीक में वो कंप्लीट हील हो जाता है। अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि क्या चेंज आते हैं। घंटे में नॉर्मल इन अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। पहले वीक में अगर 6 घंटा हुआ तो यूजुअली तो नहीं दिखता, पर कुछ लोगों का कहना है कि क्या देखने को मिलता है? स्ट्रेचनिंग ऑफ द मायोकार्डियल फाइबर डेवलप विद इन द 1 आवर। 1 घंटे में मायोकार्डियल फाइबर डेवलप होना चालू हो जाते हैं। 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद उसमें इडोमा फ्लूइड बिटवीन द मायोकार्डियल फाइबर देखने को मिलता है। इडीमेटस फ्लूइड जमा होना चालू हो जाता है अगर 6 घंटे हो चुके हैं तो। अगर 12 घंटे हो गए तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल फाइबर, नेक्रोसिस होना चालू हो गया, तो 12 घंटे बाद नेक्रोसिस चालू होगा। न्यूट्रोफिल देखने को मिलेंगे उधर, उसकी वजह से जो येलोइश बॉर्डर थी वो भी देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस में चेंज आएगा, कैरियोलाइसिस, काइनोसिस, कैरियोहेक्सिस, ठीक है।
काइनोसिस मतलब इकट्ठा होता है, कैरियोलाइसिस मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कैरियोहेक्सिस मतलब उसका पूरा वो डाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब उसके 24 घंटे हो गए तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो 12 घंटे बाद चालू हुआ था वो बढ़ जाएगा, और जो एरिया था वो श्रंकन हो जाएगा। ठीक है, अब 48 से या 72 घंटे हो चुके हैं तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कंप्लीट, और लॉस ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो सेल का होता है उसका लॉस हो जाता है। अब 3 से 7 दिन हो गए तो न्यूट्रोफिल आर नेक्रोस, ग्रेन्युलर डिसअपियर। न्यूट्रोफिल होते हैं उस न्यूट्रोफिल सारे नेक्रोसिस कर देते हैं और ग्रेजुअली डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट वीक में क्या होता है। देखो, अगर पहले 6 घंटे में वो जनरली नहीं देखने को मिलता, 6 घंटे बाद देखने जाएंगे तो उसमें इडीमेटस फ्लूइड जमा होगा, 12 घंटे बाद देखेंगे तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस चालू हो गया होगा, न्यूट्रोफिल अपीयर होना चालू हो गए होंगे, 24 घंटे बाद नेक्रोसिस बढ़ जाएगा और वो एरिया श्रंकन हो जाएगा, और 72 घंटे अगर हो गए तो नेक्रोसिस कंप्लीट हो जाएगा, और 3 से 7 दिन हुए तो न्यूट्रोफिल आर नेक्रोस्ड, न्यूट्रोफिल सारा नेक्रोसिस खत्म कर देंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक में इतना होता है। अब बात करते हैं सेकंड वीक की। अगर 10 दिन कंप्लीट हो गए, नेक्रोस मसल एट पेरिफेरी इज रिमूव्ड, मतलब जिस मसल में नेक्रोसिस हुआ वो मसल ही रिमूव हो जाएगा। फाइब्रोवास्कुलेशन एट मार्जिन, मतलब कि जहां एरिया में नेक्रोसिस हुआ था वहां पर फिर से वास्कुलराइजेशन चालू हो जाएगा। लिपोफ्यूजन मतलब उधर लिपिड जमा होना चालू होगा। इन्फ्लामेटरी सेल, इन्फ्लामेटरी सेल देखने को मिलेंगे उधर। ठीक है, 10 दिन में, 10 दिन के बाद क्या होगा, वो जहाँ पर भी नेक्रोसिस हुआ है वो एरिया गायब हो जाएगा, उस पर फिर से वास्कुलराइजेशन चालू होगा, उस पर लिपिड जमा होना चालू हो जाएगा। तीसरे वीक में क्या देखने को मिलता है, नेक्रोस मसल फाइबर रिप्लेस बाय द न्यूली फॉर्म कोलेजन फाइबर। देखो, दूसरे वीक यानी कि 10 दिन के आसपास वो गायब हो गया। तीसरे वीक में रिप्लेस हुआ किससे, कोलेजन फाइबर से। चौथे से 6th वीक तक आते आते कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाते हैं, पिगमेंटेशन थोड़ा कम होता है। ठीक है, मतलब देखो, अब अगर अपने को यहाँ पर चोट लगी है तो जो नया स्किन आता है उसमें और नेचुरली जो स्किन है उसमें डिफरेंस तो होता है। बस ऐसा सेम टू सेम हार्ट में भी होता है, उसको बोलते हैं उसके लिए ये है डिक्रीज पिगमेंटेशन। ठीक है, समझ गए क्या होता है। अब इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, मतलब कि हम कौन कौन से सिम्टम को देखकर बोल सकते हैं कि इसको एक्यूट एमआई है। एक्यूट एमआई में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं क्लिनिकली। पहले तो पेन कैसा होता है, स्टिचिंग मतलब यहाँ से कोई सुई चुभो रहा है ऐसा पेन होता है, कहाँ पर, चेस्ट में जहाँ हार्ट का रीजन होता है वो। इंडाइजेशन अलोंग विद द हार्ट बर्न अलोंग विद द नोजिया एंड वॉमिटिंग। एप्रीहेंशन, पेशेंट कैसा हो जाता है, रेस्टलेस, फियर ऑफ डेथ, उसको डेथ का फियर होता है। फिर शॉक, उसका ब्लड प्रेशर 80 से कम हो जाएगा। लिथार्जी, कोल्ड लिम्ब, पेरिफेरल साइनोसिस, वीक पल्स, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। ओलिग्यूरिया, मतलब कि उसका यूरिन बहुत ही कम हो जाता है, बहुत मतलब 20 ml पर आवर, उससे भी कम। और लो ग्रेड फीवर देखने को जनरली मिलता है। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम हुआ, पेन हुआ, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉक, उसमें लिथार्जी, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लिम्ब कोल्ड हो जाते हैं, पेरिफेरल साइनोसिस हो जाता है, वीक पल्स हो जाते हैं, या तो हार्ट बीट में कोई दिक्कत आती है, ओलिग्यूरिया होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, और पल्मोनरी इडीमा भी देखने को मिलता है। देखो, यहाँ तक हमने देखा कि कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, और सिम्टम से एमआई का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए मेनली डायग्नोस्टिक फीचर एक ही है, वो है ईसीजी। ईसीजी और इको जब कराते हैं तभी पता चलता है कि हार्ट में कोई दिक्कत है, उसमें जो वेव आती है उसके हिसाब से। ठीक है, अब अगर उसको एमआई है तो किस किस सेगमेंट में चेंज आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला नॉर्मल ईसीजी है। अगर उसको एमआई है तो यहाँ पर टी वेव क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये छोटा सा होता है, उसमें ये बड़ा हो गया। देखो, ऐसा चेंज आता है, ये बड़ा हुआ। या तो फिर यू वेव, ऐसा बहुत ही नीचे आ जाता है। फिर एक चेंज आता है क्यू वेव में, ये जो नॉर्मल क्यू वेव है वो बहुत ही नीचे आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है। टी वेव में दिक्कत आती है, यहाँ पर यू वेव जो आता है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, ये ईसीजी में चेंज देखने को मिलता है एमआई के केस में। अब एमआई के लिए रिपोर्ट कौन कौन से है,
कार्डियक मार्कर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या क्या है। लोग देखते क्या है कि उसको एमआई है। अब जिसको भी एमआई आता है उसके बाद हमारे जो मसल होते हैं वो कुछ एक खास किस्म के प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक प्रोटीन। वो जो प्रोटीन रिलीज़ करते हैं वही हम डिटेक्ट करते हैं और उसको उसमें से बताते हैं कि इसको एमआई है। ठीक है, अब वो कौन कौन से है? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज सीके, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? अगर इन्फाक्ट हुआ है मायोकार्डियल इन्फाक्ट तो उसके बाद ब्लड में देखने को मिलेगा क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। दूसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन। आपने सुना होगा कि कार्डियक ट्रोपोनिन का रिपोर्ट करवाया है। जिस पेशेंट को अगर एमआई आता है उसको ट्रोपोनिन का रिपोर्ट मस्ट करवाते हैं, फर्जियात होता है ट्रोपोनिन। दूसरा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर किसी को एमआई है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेनली जो एमआई आता है वो कोई खास ऐसा नहीं है, पर उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो ही बहुत बड़ी बात होती है। उसी की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। और वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस पता है आपको कितने? 80 से 90% तक चांस है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा ऐसा। उसके मोर्टालिटी रेट है 25%। अब उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? एरिथमिया मतलब क्या होता है? इरेग्युलर हार्ट बीट। क्यों होता है? क्योंकि इस्चेमिक इंजरी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा उसकी वजह से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। ये 50% केस में यही दिक्कत होती है कि हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल ही इन्फेक्ट हो गया तो वो कोई काम ही नहीं करेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक, क्यों? हाइपोटेंशन, वो जो कैरोटिड आर्टरी थी हमारी वो ब्लड सप्लाई कम कर देगी, उसकी वजह से आएगा कार्डियोजेनिक शॉक। म्यूरल थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बस जो बना था वो कहीं पर फंस गया उसकी वजह से होता है, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हार्ट फट गया, इसमें पूरा हार्ट ही फट गया, ये कॉम्प्लिकेशन है एमआई का। कार्डियक एन्यूरिज्म, पेरिकार्डियाइटिस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम। तो मेनली ये उसके कॉम्प्लिकेशन है। ये तो बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है, पर देखने को जो मिलते हैं वो यही वाले हैं: एरिथमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, म्यूरल थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रप्चर। ठीक है, तो हम